हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम का जो हमारा टॉपिक है वो खनन गतिविधियों से स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर है, तो जो कि एक पर्यावरणीय मुद्दा है, तो इसलिए इसे हम जीएस पेपर 3 में रखेंगे और हम इस टॉपिक को इन की पॉइंट्स के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि खबरों में क्यों है और रिपोर्ट के जो की पॉइंट्स हैं वो जानेंगे। उसके बाद जो अतिशय खनन है यानी एक्सेसिव जो माइनिंग होती है उससे होने वाले नुकसान को समझेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में खनन गतिविधियों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी PMKKY को देखेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान यानी NIRTH को देखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि इस क्षेत्र से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं और उसके बाद हम ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है उस पर एक नज़र डालेंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्वेश्चन सेशन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। दरअसल पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय को एक स्टडी पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ का जो इलाका है उसमें जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे वहाँ जो रहने वाली जनजातियाँ हैं उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। जो जनजातियाँ हैं उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। और जो ये स्टडी है, ये जो अध्ययन है, ये किसने किया है? राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान यानी NIRTH द्वारा, इसके द्वारा ये अध्ययन किया गया है। अब अगर हम बात करें रिपोर्ट के जो की पॉइंट्स है उसकी, तो दरअसल इस रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले पर किया गया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इस ज़िले के आसपास जो ये माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं इससे जो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी एक तरह की सांस संबंधी बीमारी है, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उस बीमारी से, और इसके अलावा TB जैसी जो हेल्थ डिजीज़ हैं उन दिक्कतों का सामना कर रही हैं। और इसी वजह से इस पूरे एरिया में जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो गंभीर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ की जो पूरी आबादी है उसका जो हर 5वां व्यक्ति है वो इसी बीमारी यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की शिकायत से पीड़ित है। और इसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं, जिन वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है, उनका ये मानना है कि जो ये इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनमें जो लंग इन्फेक्शन है यानी जो फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ने से उन्हें फ्यूचर में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होने की संभावना है। ये एक तरह का फेफड़ों के रोग संबंधी बीमारी होती है और इसमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां इससे होने की उनको आशंका है। ये भी एक बीमारी होती है, इसमें जो फेफड़ों का वायु मार्ग है वो डैमेज हो जाता है इस बीमारी में। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने भी इस ज़िले में यानी रायगढ़ ज़िले के जो तमनार ब्लॉक है उसमें स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों और पोषण की जो गुणवत्ता है उसके बारे में भी पता करने के लिए, जांच करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब अगर हम बात करें अतिशय खनन से जो होने वाले नुकसान हैं उसकी, तो दरअसल जो ये बात सही है कि जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योगों का विकास होना बहुत ज़रूरी है और इस्पात जैसे जो उद्योग हैं उनके लिए माइनिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम किसी भी रिसोर्स की माइनिंग ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो जाहिर है उसके इम्पैक्ट्स भी नेगेटिव पड़ेंगे। और वो क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें वायु की, तो किसी भी माइनिंग एक्टिविटी के लिए जब माइनिंग होती है तो उसके लिए ब्लास्टिंग होती है और जब ब्लास्टिंग होती है तो उससे क्या होता है? उससे धूल उड़ती है और जो ये धूल उड़ती है यही सबसे ज़्यादा सांस संबंधी बीमारियों की वजह बनती है। जो ये सांस लेने से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो इसी धूल से पैदा होती है। और इसके अलावा जो कोल माइंस हैं उससे मीथेन गैस रिलीज होती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, वो कोल माइंस से रिलीज होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें धातु गलाने के जो काम हैं, जो धातु गलन कार्य हैं, अगर उनमें सही सेफगार्ड्स नहीं अपनाए जाएं तो उनसे
सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो और जो अन्य प्रदूषक है वो रिलीज होकर हवा में मिल जाते हैं और एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं। और अब अगर हम बात करें कि जल को किस तरह से दूषित करता है, जल पर इसका क्या प्रभाव होता है, तो दरअसल जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसके अलावा जो इससे निकलने वाले जो खनिज हैं जो रिलीज होते हैं वो जब हवा में मिल जाते हैं और उसके बाद जब वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं, पानी से कांटेक्ट में आकर रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी इससे बढ़ता है क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज़ में जब खुदाई होती है तो उससे उसके नीचे की जो लेयर है वो बाहरी परिवेश में के संपर्क में आ जाती है और उससे ग्राउंड वाटर जो है वो दूषित हो जाता है। अब अगर हम बात करें भूमि की, तो जो माइनिंग एक्टिविटीज से जो मूवमेंट होती है उससे भूमि पर जो है मिनरल डिपॉजिट का जो भार है वो बढ़ जाता है, ओवरबर्डन हो जाता है। अब स्वास्थ्य पर बात करते हैं कि जो स्वास्थ्य है उस पर क्या असर पड़ेगा। जैसे हमने बात की अभी कि जो धूल निकलती है इससे, उससे सांस संबंधी बीमारियां होती हैं और जाहिर है जब एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, वायु प्रदूषित हो जाएगी तो उससे बहुत तरह की दिक्कतें, खासतौर से सांस संबंधी जो समस्याएं हैं वो इससे पैदा होंगी। और जो कुछ खास तरह की माइनिंग होती हैं उनसे जो है आसपास का जो एरिया है उसमें रेडिएशन फैलती है, रेडिएशन निकलती है उससे, तो उससे क्या होता है, कैंसर वगैरह का खतरा उससे बढ़ जाता है। कैंसर का जो खतरा है वो इस तरह की माइनिंग से बढ़ जाता है। और इसके अलावा अंडरग्राउंड जो माइनिंग है, अंडरग्राउंड माइनिंग भी एक खासा असर डालती है। क्यों? क्योंकि इसमें वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता है, तो इससे जो मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य पर गहरा इसका प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा इससे हाई कंसंट्रेशन में, माइनिंग एक्टिविटीज से हाई कंसंट्रेशन में मेटल और मेटलॉइड्स निकलते हैं और उनका अगर निक्षालन हो जाता है और तो वो भूजल के संपर्क में यानी ग्राउंड वाटर के संपर्क में आने से पॉइजनिंग और ऑर्गन डैमेज जैसी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं इससे। अब अगर बात करें कि पारितंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो दरअसल इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वनों को काटा जाता है और वनों को काटने से क्या होता है, वनों को काट देंगे तो जाहिर है जो वन्य जीव हैं उनका जो आवास है वो छिन जाएगा, वो आवास विखंडन उनका हो जाएगा। और इसके अलावा जो अतिशय रेत खनन है, ज़रूरत से ज़्यादा जो रेत खनन है उसके चलते जलीय पारितंत्र को भी नुकसान होता है और जब पारितंत्र को ये सब नुकसान होगा तो जाहिर है इसका असर खाद्य जाल पर भी पड़ेगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खनिज नीति की। तो जो राष्ट्रीय खनिज नीति है ये 2019 में अनुमोदित की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो खनिजों का प्रभावी विनियमन करना था। यानी खनिजों के प्रभावी विनियमन के लिए ये राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 लाई गई थी और इसके जरिए क्या करना था, खनन क्षेत्र का जो सतत विकास है वो करना और इसके अलावा जो स्थानीय जनजातियां हैं उनके मुद्दों पर भी विशेष ध्यान देना इस नीति के तहत ये तय किया गया। और अगर इसके अलावा बात करें कि इसके उद्देश्यों की, तो इसका जो उद्देश्य है वो सतत खनन गतिविधियों के साथ साथ पारदर्शी, बेहतर रूप से विनियमित और संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रभावी नीति का विकास करना जो था इस नीति का उद्देश्य है। अब इस नीति के कुछ मुख्य प्रावधान हैं। अब वो प्रावधान क्या है उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला, खनिज निष्कर्षण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, यानी निजी क्षेत्र को जो खनिज है उनके एक्सप्लोरेशन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा जो खनन इकाइयां हैं उनके विलय और अधिग्रहण को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ जो खनन पट्टे हैं उनके स्थानांतरण को बढ़ावा देने के साथ साथ जो निजी क्षेत्र है उसको आकर्षित करने के लिए डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर्स जो है वो बनाना। इसके अलावा ये नीति खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देती है। और अगर हम बात करें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, तो ये जो नीति है निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ चीज़ों पर फोकस करती है, जैसे करों, लेवीज और रॉयल्टी के बारे में तर्क संगत रूप से विचार करने पर। तो ये इन सब चीज़ों पर फोकस करती है। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में खनन की,
खनन गतिविधियों की, तो दरअसल छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो खनन संसाधनों के मामले में देश के काफ़ी रिच जो राज्य है उनमें से एक है, और ये हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसर है। और अगर लौह अयस्क की बात करें तो उसमें भी ये सेकंड प्रोड्यूसर है। और इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां टिन के रिजर्व पाए जाते हैं। और इसके अलावा इस राज्य में लाइमस्टोन, डोलोमाइट और बॉक्साइट भी पाया जाता है। और ये इसके अलावा खनिज उत्पादन के मामले में भी देश में दूसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़। और जो देश का कोयला रिजर्व है, कोयला रिजर्व के जो क्षेत्र है उसमें भी ये एक बड़ा हिस्सा शेयर करता है। और अगर हम बात करें बेलाडिला खदान की इसकी, तो यहाँ उच्च गुणवत्ता का लोहा पाया जाता है जो कि जापान और इसके अलावा कुछ और देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और जैसे बताया कि बॉक्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और कोरिंडरम यहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करें प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी कि PMKKY। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 2015 में स्टार्ट की थी। और इसको ये किस लिए लागू की गई थी? जो DMF है उसके द्वारा जो मंजूर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लागू करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। DMF क्या है? जिला खनन फाउंडेशन। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे इसी के तहत। और अगर हम बात करें इस योजना की, तो ये योजना 12 जनवरी 2015 से प्रभावी है। और इस योजना के तहत के जो इस योजना के लागू होने से पहले के जो खनन पट्टे थे, जो दिए जा चुके थे खनन पट्टे, उनके संबंध में जो निकाय हैं उनको DMF में जो देय रॉयल्टी है उसका 30% हिस्सा देना होगा। और जो इसके बाद जो पट्टे दिए गए खनन पट्टे, यानी इस योजना के लागू होने के बाद, प्रभावी होने के बाद जो खनन पट्टे दिए गए, उनके संबंध में देय रॉयल्टी का कितना परसेंट होगा? 10% होगा। यानी इस योजना से पहले जो खनन पट्टे दिए गए उनका 30% और बाद में 10%। इसके अलावा जो ये योजना है, इस योजना के तहत जो संभावित निधि है वो है लगभग 6000 करोड़ रुपए वार्षिक। अभी हमने देखा कि DMF क्या है, यानी जिला खनिज फाउंडेशन। तो ये जो जिला खनिज फाउंडेशन है ये एक सांविधिक निकाय है और इसे खान एवं खनन विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जो है इसे स्थापित किया गया था। और ये अधिनियम क्या कहता है कि इस अधिनियम के मुताबिक जो प्रत्येक राज्य है वो सरकार खनन गतिविधियों से प्रभावित जिलों में एक ट्रस्ट या नॉन प्रॉफिट बॉडी के तौर पर जिला खनिज फाउंडेशन का गठन करेगी। और इसके अलावा जो खनन गतिविधियों से प्रभावित लोग हैं और क्षेत्र हैं उनके हित में कार्य करना इसका उद्देश्य है। अब इस योजना की जो है 3 लक्ष्य हैं। तो वो 3 लक्ष्य क्या क्या है? पहला, खनन प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाएं या कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना जो कि राज्य एवं केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं और परियोजनाओं के अनुरूप हों। और इसके बाद दूसरा क्या है? पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं खनन मिलों में लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को खत्म करना, ये इसका दूसरा लक्ष्य है। और तीसरे लक्ष्य की बात करें तो खनन क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए दीर्घकालीन टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करना, ये इसका तीसरा लक्ष्य है। अब इस योजना के तहत जो उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उनमें 60%, उन क्षेत्रों में 60%, और जबकि जो अन्य प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं उनमें 40% निधि खर्च की जाएगी। अब ये उच्च प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? इनमें ये सब क्षेत्र आते हैं: पेयजल आपूर्ति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्धजनों एवं निशक्तजनों का कल्याण, कौशल विकास और स्वच्छता। ये सभी क्षेत्र उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हम अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की, तो इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? भौतिक संरक्षण, सिंचाई, ऊर्जा एवं आमूल विकास, और खनन जिलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो अन्य उपाय हैं वो सब अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं
राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की। तो इसका जो गठन है, इसका जो प्रारंभ है वो 1984 में किया गया था और इसका जो पहले नाम था वो था क्षेत्रीय जनजातीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र यानी RMRCT, जबकि 2014 में इसको नया नाम दिया गया यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ या राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, ये इसको 2014 में नाम दिया गया। अब इसके जो कार्य हैं वो क्या है, इस नीति जो ये है इसके कार्य की बात करें तो देश के जनजातीय समुदायों की विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं और स्वास्थ्य आवश्यकताओं को सामने लाने के लिए जो अनुसंधान है उसकी योजना बनाना और संचालन करना उसका, और उसका समन्वय करना। इसके अलावा जनजातीय समुदायों के बीच संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों के एपिडेमियोलॉजिकल यानी महामारी विज्ञान अध्ययन का संचालन करना, ये भी इसके कार्यक्रमों में शामिल है, इसके कार्यों में शामिल है। इसके अलावा आदिवासी और जो अन्य समुदाय हैं वो उनके हीमोग्लोबिनोपैथीज की जांच करना। अब जो ये खनन गतिविधियों से जो समस्याएं सामने आ रही हैं उसको लेकर सरकार के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। तो वो चुनौतियां क्या है? सबसे पहला तो ये कि जो सरकार है उसके सामने ये सबसे पहली समस्या है पर्यावरण बनाम विकास का मुद्दा। क्यों, कैसे? क्योंकि कोई भी राज्य है उसके आर्थिक विकास और स्थानीय रोजगार के लिए जो उत्खनन है वो बहुत जरूरी है। तो विकास भी करना है और पर्यावरण भी एक समस्या है, तो ये पर्यावरण बनाम विकास का मुद्दा बन जाता है। और अगर हम बात करें दूसरी साक्षरता की, तो जो निम्न साक्षरता का जो स्तर है उसकी वजह से लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जो है जागरूकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जाहिर है साक्षरता का स्तर निम्न है, एजुकेशन कम है, तो वो इतना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है जो लोग हैं यहाँ काम करने वाले। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य संबंधी सर्वे है उसको करवाने और उनकी जो सत्यता है उसकी जांच करने के प्रति भी सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। इसके अलावा नक्सलवाद जैसी समस्या सभी को पता है कि इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र के विकास में हमेशा से एक बाधा रही है और जिसकी वजह से शासन प्रशासन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो खनन क्षेत्र हैं यानी जो ये एरियाज हैं इनमें सेफगार्ड्स की जो कमी है वो भी एक बड़ी समस्या है। और इसके अलावा जो नियम है उनका सही तरीके से पालन ना करना भी ये भी एक चुनौती है। अब ऐसे में ये चुनौतियां तो सामने हैं, लेकिन इन चुनौतियों को दूर करने को अगर देखा जाए तो ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो जो खनिज संसाधन हैं उनका तर्कसंगत और सतत दोहन की जरूरत है और इसके अलावा उनके अनुमोदन प्रक्रिया पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो खनन गतिविधियां हैं, माइनिंग एक्टिविटीज हैं, तो उनसे जुड़े जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, उनके कड़ाई से पालन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके साथ साथ जो इससे प्रभावित हैं, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज से हमने देखा क्या क्या असर पड़ सकता है, तो उससे जो प्रभावित लोग हैं उनका जो है उचित पुनर्वास बहुत जरूरी है और उनको सहायता देना बहुत जरूरी है, ताकि जो वहां पे प्रभावित हुए हैं लोग उनको सही तरीके से उनको पुनर्वास मिले और उचित जो सहायता है वो उन्हें मुहैया हो। इसके अलावा जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है उसके दिशा निर्देशों का भी पालन होना चाहिए और साथ साथ जो ब्लॉक एलोकेशन है उसको लेकर पारदर्शिता का पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जिला खनिज फाउंडेशन एक सांविधिक निकाय है। कथन 2, जिला खनिज फाउंडेशन के गठन का प्रावधान मूल अधिनियम खान एवं खनन विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या एक से ज्यादा दोनों कथन भी सही हैं। तो ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में मिलते रहते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स सही आंसर करते हैं। तो आगे भी
इसका आंसर देते रहिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।